नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन लर्निंग में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड और उनके अंदर पाए जाने वाली डिफरेंट वेजिटेशन एंड एनिमल्स के बारे में भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है सलीमा की एक कहानी से। क्या होता है कि सलीमा एक्साइटेड थी समर कैंप जाने के लिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और वो समर कैंप रहता है मनाली में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और उसे बाद में याद आता है कि कितना हैरान कर देने वाला होता है कि लैंडफॉर्म्स और नेचुरल वेजिटेशन जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे थे। और फुटहिल्स पर जो जंगल थे जैसे कि साल और टीक, वो जैसे जैसे हाइट पर जा रहे थे तो वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो रहे थे। तो लंबे पेड़ और उनके लीव्स का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज होता जा रहा था। और जैसे जैसे हाइट पर जा रहे थे तो वो देखती है कि अब पेड़ और लंबे हो रहे हैं, और जिनके जो लीव्स थे वो थिन थे, थिन पॉइंटेड लीव्स थे, और जो शेप थी ट्रीज की वो थी कोन शेप। और उसे वहां जाकर पता चलता है कि ये कोनिफेरस ट्रीज हैं। एंड शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज, जिन्हें क्या कहा जाता है, रोडोडेंड्रॉन्स, जिसे गुलाबी बुरांश भी कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे वो मनाली से रोहतांग पास की ओर बढ़ती है तो वो देखती है कि जो लैंड है कवर्ड है ग्रास से और स्नो से। अब सलीमा की ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वेजिटेशन भी चेंज होगी, और जैसे जैसे हाइट चेंज होगी तो क्लाइमेट भी चेंज होगी, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होगी। और द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन की ग्रोथ रहेगी, वनस्पतियों की ग्रोथ रहेगी, वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोइल। किसी जगह का स्लोप कैसा है, वहां पे सोइल की थिकनेस कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वेजिटेशन किस तरह की होगी। अब डिफरेंट प्लेसेस पर जो थिकनेस रहती है नेचुरल वेजिटेशन की वो डिफरेंट रहती है, तो जिसके लिए ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ द नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। तो तीन कैटेगरीज में रखी गई है नेचुरल वेजिटेशन। वो कौन कौन सी हैं? एक आ जाता है आपका फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। अब फॉरेस्ट क्या रहता है कि which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover। जहां पे टेम्परेचर और रेनफॉल प्लेंटिफुल रहता है, यानी कि सफिशिएंट रहता है, कि जिस वजह से ये जो ट्रीज हैं वो ग्रो कर सकें। और इस वजह से क्या होता है, इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, अगर ये सफिशिएंट है, प्लेंटिफुल है, तो डेंस और ओपन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। इसके अलावा आता है ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड क्या है? जहां पे मॉडरेट रेनफॉल होती है। मॉडरेट मतलब ना ज्यादा रेनफॉल ना कम रेनफॉल, मॉडरेट बीच में जो रेनफॉल होती है। उसके बाद आता है श्रब्स। थोनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। ड्राई रीजन कहने का मतलब है यहाँ पे जो रेनफॉल रहती है बिल्कुल ना के बराबर रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वाटर को रिजर्व करने के लिए, वाटर को, पेड़ों के पत्ते जो रहते हैं या झाड़ियों के पत्ते जो रहते हैं वो पॉइंटेड शेप में आ जाते हैं, वो पतले हो जाते हैं, थोरनी हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि उन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है, और जहां पे ज्यादा पत्ते चौड़े रहते हैं वहां पे पानी उन्हें ज्यादा लगता है। इसका उल्टा रहता है श्रब्स में। इसलिए ऑटोमेटिकली जहां पे ड्राई रीजन रहता है तो जो वेजिटेशन है अपने आप को उस तरह से अडॉप्ट कर लेती है। अब सलीमा के फादर भी वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस में ट्रेवल कर चुके हैं या विजिट कर चुके हैं, और वो सलीमा को अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि किस तरह से वेजिटेशन की वेराइटीज पाई जाती हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। और वो बताता है कि जो कोनिफेरस फॉरेस्ट रहते हैं वो सब पोलर रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा थोर्नी बुशेस जो पाई जाती हैं वो पाई जाती है डेजर्ट्स में, और जो थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड रहती है वो पाई जाती है ह्यूमिड रीजन्स में। और सलीमा को ये भी पता चलता है कि हिमालयाज में लगभग सभी तरह की वैरायटीज पाई जाती हैं वेजिटेशंस की। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर की तरफ मूव करते हैं तो उस तरह की सारी वेजिटेशन जो रहती हैं दिखाई देती हैं इक्वेटर से पोलर तक की तरफ, वो सारी वेजिटेशन ऑलमोस्ट हिमालयाज में पाई जाती हैं। और जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन में ये जो चेंज आता है, उनके टाइप में चेंज आता है, वो आता है क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से किसी एरिया की।
तो चलिए अब जानते हैं कि वो नेचुरल वेजिटेशन क्या-क्या है और किस तरह के फीचर्स हैं उनके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट के बारे में और फॉरेस्ट क्या है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब फॉरेस्ट के भी टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन के नाम से ही क्लियर होता है कि ये वो फॉरेस्ट होंगे जो सारा साल हरे-भरे रहेंगे और ये अपने पत्ते जो हैं गिराते नहीं हैं किसी भी सीजन में। और इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है और जो इन फॉरेस्ट की जो लोकेशन रहती है वो रहती है नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास और इक्वेटर के आसपास जो रहती है इनकी लोकेशन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये जो एरियाज है वो गर्म रहते हैं और हाई रेनफॉल रिसीव करते हैं सारा साल, जिस वजह से इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और ये फॉरेस्ट इतने घने होते हैं कि जो सनलाइट रहती है वो अर्थ के सरफेस तक टच नहीं कर पाती है। और यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं, हार्डवुड जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? रोजवुड, इबोनी, महागनी, ये सब कॉमन है इन फॉरेस्ट में। हार्डवुड ट्रीज कौन होते हैं? जो मिली जिनकी लकड़ी काफी मजबूत होती है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बनाने के लिए। अब आता है डिसीडियस, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब इन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जो कि इंडिया के काफी बड़े एरिया में पाए जाते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इन्हीं फॉरेस्ट से कवर है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है सीजनल चेंजेस जो है एक्सपीरियंस करता है। कुछ मंथ बाद इंडिया में जो सीजन रहता है वो डिफरेंट रहता है और जो ड्राई सीजन रहता है इन रीजन्स में, इंडिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में या सेंट्रल अमेरिका में, तो पत्ते जो है वो झड़ते हैं पेड़ों से ताकि जो पानी है वो कंजर्व किया जा सके। तो इन फॉरेस्ट जो हार्डवुड ट्रीज जो हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं इन जंगलों में? वो है साल, टीक, नीम एंड शीशम। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हार्डवुड ट्रीज जो रहते हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, लाइक एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, जंगली जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? वो है टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज। ये सभी एनिमल्स जो है काफी कॉमन है इन जंगलों में। अब आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जो ये फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन में। अब मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन कौन कौन से हैं? तो ये हैं 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर जो एरिया है, और उसके अलावा 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है, हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में जो ये एरिया है उसे कहते हैं मिड लैटिट्यूडनल जोन या फिर मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। तो इसी रीजन में पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? इन द साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील। तो मैक्सिमम इनका मार्जिन जो देखने को मिलता है वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ईस्ट की तरफ देखने को मिलता है। तो इन जंगलों में या इस रीजन में दोनों तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, हार्ड भी और सॉफ्ट भी, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं ओक, पाइन, यूकलिप्टस। अब आता है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। अब जो ये पिक्चर आपके सामने शो हो रही है इसमें डिफरेंट ग्रासलैंड्स भी बताए गए हैं। ये डिफरेंट कलर्स आप नीचे देख सकते हैं इंडेक्स में। और डिफरेंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट डिसीडियस कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट कहाँ पे है, टुंड्रा की वेजिटेशन, टैगा की वेजिटेशन किस तरह से है ऑल ओवर वर्ल्ड में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में। तो इस पिक्चर की हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन को शो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल, और कुछ पाए जाते हैं कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो यहाँ पे जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो है देखने को मिलते हैं। एंड ड्राई सीजन में ये ट्रीज भी अपने जो पत्ते हैं वो गिराते हैं। तो कॉमन ट्रीज जो हैं वो हैं ओक, ऐश, बीच, ये सब। और जो एनिमल्स पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में वो रहते हैं डियर, फॉक्सेस, वोल्स, ये सब एनिमल्स काफी कॉमन है। इसके अलावा बर्ड्स जो हैं वो है फिजेंट्स और मोनाल, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अभी तक हमने जाना कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन जो है वो
टेम्परेट एवरग्रीन और डिसीडियस ट्री से कवर्ड है। इसके अलावा जो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन है वो कॉन्टिनेंट जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले। तो उनमें क्या है कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पाई जाती है। तो ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाई जाती है। जिनमें से कंट्रीज कौन कौन सी आते हैं उनके आसपास, वो है यूरोप। कॉन्टिनेंट कौन कौन से आते हैं? यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। तो इसी से इनका नाम पड़ा हुआ है। और इस तरह की जो वेजिटेशन है, मेडिटेरेनियन टाइप की जो वेजिटेशन है, वो मेडिटेरेनियन रीजन के बाहर भी देखने को मिलती है, जैसे कि कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इन सब लोकेशंस पर भी इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि अगर मेडिटेरेनियन नहीं बोला गया है तो वो मेडिटेरेनियन सी के आसपास ही होंगी, उसके आसपास तो होंगी ही, लेकिन इसके अलावा इसके बाहर की जो लोकेशन है, ये जो मैंने आपको कंट्रीज बताए, वहां पर भी इनकी लोकेशन है। तो ये जो रीजन है वो जाने जाते हैं ड्राई समर्स, हॉट ड्राई समर्स और माइल्ड रेनी विंटर्स के लिए। तो सिट्रस फ्रूट्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो है ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स। क्योंकि जो नेचुरल वेजिटेशन है लोगों ने वहां से हटा दी है ताकि इन सबको वो कल्टीवेट कर सके। और यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो नेचुरल वेजिटेशन है वो लोगों द्वारा रिमूव कर दी गई है ताकि जो वो उगाना चाहते हैं, वो जो वो कल्टीवेट करना चाहते हैं वो कल्टीवेट कर सके। तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन मेड वेजिटेशन रहेगी तो वहां पर नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ रहेगी वो वहां से गायब होना शुरू हो जाएगी। तो जो ह्यूमंस के लिए तो एक तरह से प्लस पॉइंट है कि जो वो उगाना चाहते हैं तो वो उन्हें मिल रहा है, उनके लिए वो जो है वो सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑल ओवर ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट कर रहा है कि अगर एडवांस लेवल पर या लार्ज लेवल पर जो ये कटिंग होगी नेचुरल वेजिटेशन की, तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है उनको खतरा होगा, धीरे धीरे वो एक्सटेंट होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। अब आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि इस तरह के फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं और इनकी शेप कैसी रहती है। तो मेनली किस तरह की शेप रहती है? कौन की तरह शेप रहती है इनकी। तो ये जो फॉरेस्ट है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? जो इनका लैटिट्यूड रहता है वो रहता है 50 डिग्री टू 70 डिग्री, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये देखने को मिलते हैं। और इन फॉरेस्ट को टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाते हैं। तो ये वही ट्रीज हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहली स्लाइड में इसको डिस्कस कर चुके हैं, जो सलीमा को हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। तो ये कौन कौन से ट्रीज हैं? तो ये ट्रीज जो हैं लंबे हैं, सॉफ्ट वुड है और सदाबहार रहने वाले ट्रीज हैं, सदा हरे भरे रहने वाले ट्रीज हैं। तो पल्प बनाने के लिए इन ट्रीज का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पेपर की मैन्युफैक्चरिंग और न्यूज प्रिंट के लिए भी इन ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मैच बॉक्सेस हैं और पैकिंग के लिए बॉक्सेस हैं वो भी सॉफ्ट वुड से बनाए जाते हैं, जो इन्हीं एरियाज में देखने को मिलते हैं। उसके बाद चीड़, पाइन, सीडर, ये जो है इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं इन ट्रीज की। इन्हीं जंगलों में सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सभी एनिमल्स जो हैं कॉमन है यहाँ पर। तो बेसिकली जब भी आपसे फॉरेस्ट के बारे में पूछा जाए या उनकी वेजिटेशन के बारे में पूछा जाए तो क्या क्या लिखने की जरूरत है? एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या क्लासरूम के अंदर टेस्ट में आपसे पूछ लिया जाता है, मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, ये है क्या, किस तरह के फॉरेस्ट हैं। दूसरा, ये कहाँ पाए जाते हैं। तीसरा, इनमें किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। चौथा, इनमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। बस इतना काफी है। अब बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। तो ग्रासलैंड्स बेसिकली है क्या? ये लार्ज ओपन एरियाज हैं ग्रास के। तो यहाँ पे क्या रहती है? बहुत ही ज्यादा लो रेनफॉल रहती है, जिस वजह से वेजिटेशन ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती है। तो अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की। अब ट्रॉपिक की बात हो रही है, ट्रॉपिक मतलब जो इक्वेटर के आसपास होंगे या फिर इक्वेटर से लेकर जो एक्सटेंड रहेगा, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स तक रहेगा। 0 डिग्री से रहकर 23.5 डिग्री नॉर्थ में रहेगा और 23.5 डिग्री साउथ तक इनका जो एक्सटेंड रहेगा। तो वेजिटेशन जो इन एरियाज में ग्रो करती है वहां पे क्या रहती है? मॉडरेट या लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहां पे रहता है। घास काफी लंबी होती है, लगभग 3 से 4 मीटर की हाइट तक। सवाना ग्रासलैंड्स जो है इसी का टाइप है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का। ये आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ये सवाना ग्रासलैंड्स हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इस कलर की शेड में जो ग्रासलैंड्स है आपको देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो सवानाज लाइक आपके आ जाते हैं लाइनोज, कैंपोज आ जाते हैं आपके ब्राजील में,
इसका अलावा अफ्रीका में वेल्स आ जाते हैं, सहारा आ जाता है। और जहाँ पर यहाँ पर एलिफेंट्स, ज़ेब्रास और जिराफ, डियर, लेपर्ड्स ये सभी कॉमन एनिमल्स हैं इन ग्रासलैंड्स में। अब आता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो ये प्रेरीज हैं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आते हैं, या यूं कहें कि ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में आते हैं। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि मिड लैटिट्यूडनल जोन कौन कौन से हैं। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जो जोन है उसे मिड लैटिट्यूडनल जोन कहते हैं। तो इसी जोन में ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। तो आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसके नीचे का जो एरिया है वो आता है मिड लैटिट्यूडनल जोन में। ठीक है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, प्रेरीज पाए जाते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यही इस पिक्चर में कि कौन कौन से ये ग्रासलैंड्स हैं जो इन रीजन्स में पाए जाते हैं। अब आपको करना क्या है कि ये ग्रासलैंड जो है लोकेट करने हैं इन इन जगहों पे जहाँ जहाँ पे हैं। पैम्पा है अर्जेंटीनिया में, उरुग्वे अर्जेंटीनिया है या उरुग्वे है, साउथ ईस्टर्न में ब्राजील में है। इजी है, कंट्रीज का नाम पता है, बस आपको वहाँ पे प्लॉट करने की कहाँ कहाँ पर है ये। तो यहाँ पे जो ग्रास रहते हैं, ट्रॉपिकल में पढ़ा कि हमने जो ग्रास रहेंगे वो काफी लंबे रहेंगे, 3 से 4 मीटर की हाइट तक रहेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रहेंगे, उससे भी कम। तो यहाँ पे जो जंगली जानवर पाए जाते हैं वो कौन से हैं, वाइल्ड बफलोज, बिसन्स, एंटीलोप्स, ये सब कॉमन है इन रीजन में। अब थोर्नी बुशेस मेनली ड्राई डेजर्ट्स में देखने को मिलती है। और जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं मैक्सिमम जो किस तरफ लोकेटेड है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के वेस्ट की तरफ ही ये लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया में थार डेजर्ट देख लो, वो भी इंडिया के वेस्ट की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, एक सहारा एक ऐसा डेजर्ट है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैला हुआ है। इसके अलावा जो वेजिटेशन रहती है यहाँ पर इन एरियाज में वो ऐसी क्यों रहती है, क्योंकि वहां पे बिल्कुल ही कम, बिल्कुल ना के बराबर रेनफॉल रहती है और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, जिसकी तरह से उनके लीव्स जो हैं वो कांटों में बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट कि कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। और जो कॉमन एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके नाम बता सकते हैं आप। इसके बाद आता है कि अगर आप पोलर रीजन तक पहुंचते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वहां का जो प्लेस है बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है और जो ग्रोथ है नेचुरल वेजिटेशन की वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो सिर्फ मॉसेस, लीचन्स और बहुत ही छोटी छोटी झाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये कब पैदा होती है, समर के दौरान, जो वेरी शॉर्ट पीरियड रहता है समर का, उस दौरान ये वेजिटेशन जो है ग्रो करती है, तो जिसे टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है। ये मेनली कहाँ देखने को मिलती है, पोलर एरियाज में, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ जो एनिमल्स रहते हैं उनकी जो फर रहती है वो काफी थिक रहती है, उनकी स्किन जो है काफी थिक रहती है ताकि उनको कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से वो प्रोटेक्ट कर सकें। सील, मस्क ऑक्सन, आर्टिक ओल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस यहाँ पर पाए जाने वाले कॉमन एनिमल्स हैं। तो अगर आपको पूछ लिया जाता है कि टुंड्रा में किस तरह की वेजिटेशन रहती है, तो वो रहती है तो काफी छोटी श्रब्स वहां पे पाई जाती हैं, मोसेस, लीचेस, इस तरह की वेजिटेशन वहां पे देखने को मिलती है। और ये वेजिटेशन जो है मेनली किन किन कंट्रीज में, अगर आप देख सके कौन किन कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलेगी, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। मेनली अगर बात करें तो पोलर एरियाज में आपको देखने को मिलती है। एनिमल किस तरह से रहते हैं वहां पे, तो वो रहते हैं सील, मस्क ऑक्सन, आर्टिक ओल, पोलर बियर जैसे एनिमल्स वहां पे रहते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनकी जो फर है वो काफी थिक रहती है, स्किन भी काफी थिक रहती है ताकि वहां की जो कोल्ड क्लाइमेटिकल कंडीशन है उन एरियाज की, वहां से उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद आता है कि सलीमा के फादर जो हैं वो से कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं घने जंगलों के। तो कुछ फोटोग्राफ्स में सलीमा ऑब्जर्व करती है कि जो लोग हैं पेड़ों को काट रहे हैं। तो उसके फादर, सलीमा के फादर उसे बताते हैं कि जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो एग्रीकल्चर और उनकी सेटलमेंट के लिए लैंड को क्लियर कर रहे हैं। तो सलीमा के फादर उसे बताते हैं कि ये जो लोग हैं फॉरेस्ट को इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर और उनकी सेटलमेंट के लिए लैंड की जरूरत है। तो सलीमा ये जानकर काफी हैरान हो जाती है कि अगर सारे ही पेड़ काट दिए गए, सारे ही फॉरेस्ट साफ कर दिए गए, तो ये वाइल्ड लाइफ है तो वो कहाँ जाएगी। तो सवाल काफी पेचीदा है और काफी गंभीर सवाल है कि सच में अगर इतने सारे फॉरेस्ट जितने भी हैं अर्थ पर वो सारे के सारे साफ कर दिए जाए तो क्या सारे के सारे वाइल्ड लाइफ जो रहेगी क्या जू में रहेगी, ये सोचने वाली बात है। और इसके बाद के जो ये फॉरेस्ट हैं अपनी ओरिजिनल शेप में कभी वापस आएंगे,
अगर ये जो लोग हैं लगातार पेड़ काटते रहे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो ये जो वाटर वेपर हैं, टिम्बर हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, क्या फ्यूचर में अवेलेबल रहेंगे? अब डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि जो एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राजील में, उन्हें अर्थ की लंग्स कहा जाता है। उसके बाद आता है एनाकोंडा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। कभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर आप जाएं तो इस सांप से जरूर बच के रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से किसी को भी मार सकता है और क्रोकोडाइल जितने एनिमल को ये बड़े आसानी से निगल सकता है। अब आता है कि जो मेडिटेरेनियन ट्रीज हैं, they adapt themselves to dry summers with the help of their thick bark and wax coated leaves which help them reduce transpiration। अब ट्रांसपीरेशन क्या होती है? सिंपली बात करें तो ट्रांसपीरेशन का मतलब है द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स, मतलब पेड़ों से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। तो ये मेडिटेरेनियन ट्रीज जो हैं, ड्राई समर के दौरान क्या होता है कि इनकी थिक बार्क्स और वैक्स कोटेड लीव्स जो हैं काफी हेल्प करते हैं ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने में। इसके अलावा मेडिटेरेनियन रीजन को ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उनकी फ्रूट कल्टीवेशन के लिए। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2021 में जो फरवरी में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट का जो एग्जाम हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेडिटेरेनियन रीजन जो है किस के लिए जाने जाते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन थे, ग्रासलैंड्स था, ऑर्चर्ड्स था, एक दो कुछ और ऑप्शन थे, मुझे याद नहीं है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर था ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो टैगा है उसका मतलब है प्योर और अनटच्ड, रशियन लैंग्वेज में से कहा जाता है। अब ग्रासलैंड्स को डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोला जाता है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ईस्ट अफ्रीका में जिन्हें सवाना, ब्राजील में उन्हें कैंपोस और वेनेजुएला में उन्हें लाइनोस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, अर्जेंटीना में उन्हें पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में उन्हें प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में उन्हें वेल्ड, एशिया में उन्हें स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में उन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।